इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जैसा हमें पता है फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड ऑफ गैस v इक्वल टू अंडर रूट गामा पी रो। हमें पता है डेंसिटी का फॉर्मूला होता है m/p और v इक्वल टू अंडर रूट गामा पी वी एम। पी वी जो होता है कांस्टेंट होता है एंड मास भी कांस्टेंट है। अब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑफ गैस प्रोवाइड टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो ऐसी कंडीशन में जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो अनइफेक्टेड रहती है बाय द चेंज इन प्रेशर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर इफेक्ट क्या होता है? जैसा कि हमें पता है फॉर्मूला हमने पढ़ा v इक्वल टू लेमडा गामा पी रो, और अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू आर टी, तो पी हमारा होता है आर टी अपॉन बी के बराबर और रखने पर गामा आर टी अपॉन एन। तो हम देख सकते हैं तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी और टेम्परेचर कम होगा तो स्पीड ऑफ साउंड कम होगी। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी किस तरीके से इफेक्ट करती है? द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन एयर, जैसे ह्यूमिडिटी कहते हैं, और प्रेजेंस ऑफ वाटर इन एयर जो डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है, और डेंसिटी जब इंक्रीज होती है तो वेलोसिटी कम हो जाती है। इट इज देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मोस्ट एयर is greater than velocity of sound in dry air. That is why sound travels faster in rainy days than dry days. और साउंड जो होती है रेनी डेज में ज़्यादा तेजी से ट्रेवल करती है एज कंपेयर टू ड्राई डेज। इफेक्ट ऑफ विंड वेलोसिटी, विंड की वेलोसिटी से कैसे इफेक्ट होता है? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज इफेक्टेड बाय वेलोसिटी ऑफ विंड बिकॉज द ड्रिफ्ट द मीडियम along its direction of motion. The velocity of sound in a particular direction, जो velocity of sound जो होती है particular direction में होती है, और इसीलिए algebraic sum of velocity of sound and component of wind velocity in that direction, ये बातें जो होती हैं इफेक्ट करती हैं साउंड को। जैसे हम लेते हैं v जो है velocity of sound emitted from a source and direction the listener, एंड ओमेगा जो है W जो है वेलोसिटी ऑफ विंड अलोंग ऐसे मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन प्रोपोगेशन साउंड। तो कंपोनेंट ऑफ विंड W जो होता है SL है हमारा, SL की जो वैल्यू है वो ओमेगा कॉस थीटा होती है, और सिंस V एंड ओमेगा कॉस थीटा एक्ट इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड कर रहे हैं तो दोनों को ऐड कर दिया जाता है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होती है इन दोनों के सम करने से हमें मिलती है, तो SL जो बन जाता है V प्लस ओमेगा कॉस थीटा हो जाती है। फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड डज नॉट इन्वॉल्व द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ। जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का वो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ को इन्वॉल्व नहीं करता, इसीलिए हम कह सकते हैं हेंस द साउंड ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ ट्रेवल थ्रू गिवन मीडियम विद सेम वेलोसिटी। तो किसी भी फ्रीक्वेंसी की किसी भी वेवलेंथ की साउंड होती है वो सेम एक मीडियम से सेम स्पीड में ट्रेवल कर सकती है, एंड एम्पलीट्यूड नॉर्मली डज नॉट इफेक्ट द वेलोसिटी ऑफ साउंड। एम्पलीट्यूड आमतौर पर इफेक्ट नहीं करता है वेलोसिटी ऑफ साउंड को, लेकिन द एम्पलीट्यूड इज टू लार्ज, अगर एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा लार्ज है तो कुछ मात्रा में इफेक्ट कर सकता है। वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होती है एटॉमिसिटी ऑफ गैस पे डिपेंड करती है, एंड डिटरमाइन गामा Cp और Cv फॉर मोनो एटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस एंड सो ऑन। All other factors like loudness, pitch, quality have practically no effect on the velocity of sound. पिच हुआ, loudness हुई, quality of sound हुई, phase हुआ, ये सब फैक्टर जो होते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड पे इफेक्ट नहीं करते। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। हम सब ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा है। जो लाइट होती है एक वेल पॉलिश सरफेस दैट इज मिरर पर स्ट्राइक करती है, इनके केस में वो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है। इसी तरीके से जो साउंड वेव होती हैं या मैकेनिकल वेव होती हैं वो भी इसी तरीके से, जिस तरीके से साउंड रिफ्लेक्ट होती है या प्रोपोगेट करती है उसी तरीके से ये भी साउंड वेव भी इस तरीके से प्रोपोगेट करती हैं।
एनी इसके लिए कोई हार्ड सरफेस या बिगेस्ट सरफेस जो होती है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होती है फॉर द साउंड वेव. साउंड वेव आर गोइंग टू बी रिफ्लेक्ट बेटर इन हार्ड एंड लार्ज सरफेस, क्योंकि उनकी वेवलेंथ बड़ी होती है तो उन्हें लार्ज सरफेस रहना चाहिए. इन्हें पॉलिश सरफेस हो या रफ सरफेस हो, दोनों पे भी अच्छे से काम करती हैं, लेकिन जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है सॉफ्ट सरफेस पे अच्छे से नहीं होता है. रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम प्लेन सरफेस. रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम प्लेन सरफेस कैसे होता है? जब हम देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव कैन बी डेमोन्स्ट्रेट बाय प्लेसिंग रिफ्लेक्टिव सरफेस. एक रिफ्लेक्टिव सरफेस हमने लिया और उसमें हमने साउंड को ट्रेवल कराया, तो उसमें रिपल्स पैदा होने स्टार्ट हो जाते हैं. सो डैट इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट वाइल मूविंग अलॉन्ग पीओ. तो वेव फ्रंट जो होता है, जो आगे वाला हिस्सा जो होता है वेव फ्रंट, वो मूव करना स्टार्ट कर देता है और वो स्ट्राइक करता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस से एट सम एंगल. द इंसिडेंट वेव फ्रंट कैन नॉट क्रॉस द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. लेकिन जो इंसिडेंट सरफेस जो होता है, इंसिडेंट वेव फ्रंट होता है, इंसिडेंट वेव होती है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस को पास नहीं कर पाते. व्हाट गो अलोंग ओ क्यू आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस. और ओ क्यू के अलोंग चले जाते हैं आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, एंड देयरफॉर रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव इज सेड टू बी टेक प्लेस. और रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर इज गोइंग टू टेक प्लेस. वाटर के ऊपर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होता है. जो ओपी होता है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे ऑफ साउंड, और ओ क्यू होता है उसे बोलते हैं इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे ऑफ साउंड. इन दोनों के बीच में हमने परपेंडिकुलर लाइन बनाई ओ एन, जो परपेंडिकुलर होती है टू द सरफेस, उसे हम कहते हैं नॉर्मल. एंड जो एंगल होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड, PON. और QON जो R होता है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं. Thus the water wave are reflected over the law of reflection of light. The law of reflection of sound सेम होते हैं जैसे law of reflection of light होते हैं. law of reflection of sound wave जो होते हैं क्या थे? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड reflected ray all lie at the same point of incidence, and incidence ray of sound is equal angle of incidence ray of sound is equal to angle of reflected ray of sound. ये दोनों बराबर होते हैं आपस में. रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्केव स्पेरिकल सरफेस. कॉन्केव स्पेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन कैसा होता है? हम सपोज करते हैं कि एक AB हमारे कॉन्केव सरफेस है, एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड S बी द पॉइंट सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस. और जो S है पॉइंट सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है एक ऑब्जेक्ट के लिए. द वेव फ्रंट गो आउट टूवर्ड फ्रॉम S. जो वेव फ्रंट हैं, जो वेव फ्रंट आ रहे हैं वो आउटवर्ड से आ रहे हैं S फ्रंट पर. आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस AB, सरफेस AB से रिफ्लेक्ट होने के बाद में दे गेट कन्वर्ज and move into S dash direction. AB could measure the distance between the source and reflecting angle. तो हमें पता चलता है distance in between image and reflected surface जो है V के बराबर मिलती है, and focal length F के बराबर होती है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो हमारा U और इमेज डिस्टेंस V, और उसका जो फोकस लेंथ है वो F है. तो ऐसी कंडीशन में जो रिलेशन होता है 1/F इक्वल टू 1/B प्लस 1/U सेटिस्फाई होता है फॉर स्पेरिकल सरफेस के लिए. तो 1/F इक्वल टू 1/B प्लस 1/U जो स्पेरिकल सरफेस के लिए रिलेशन है ये सेटिस्फाई होता है. दिस इज द रिलेशन बी यूज व्हाइल डीलिंग विद द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. यही हम यूज करते हैं, यही रिलेशन यूज करते हैं जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिफाइन करना होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से डील करते हैं. रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम प्लेन मिरर. जब प्लेन मिरर से साउंड ट्रेवल करती है तो किस तरीके से ट्रेवल करती है, तो इसकी डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमने प्लेन सरफेस AB लिया और P एंड Q दो होलो कार्डबोर्ड लिए जो 1 सेंटीमीटर के हैं, एंड उनका डायमीटर 1 सेंटीमीटर का है. हमने एक पॉइंट पर घड़ी रख दी जो टिक 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 करती है. तो टिक 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 करने के बाद उस कार्डबोर्ड से जाती है, और जाने के बाद में उससे जो हमारा प्लेन है उसे टकराती है,
और टकराने के बाद दूसरे कार्डबोर्ड जो जिस पे हमारा कान लगा हुआ है वहाँ पे स्ट्राइक करके आती है, और हम देखते हैं कि हमें मैक्सिमम साउंड कहाँ सुनने को मिल रहा है। तो हम ये देखते हैं कि हमें मैक्सिमम साउंड उस जगह पे सुनने को मिलता है जहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बराबर होता है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड जहाँ पर बराबर होते हैं वहीं पर हमें साउंड मैक्सिमम सुनने को मिलती है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव फ्रॉम कर्व सरफेस। हम चलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो कर्व सरफेस से कैसे होती है। तो कर्व सरफेस डेमोन्स्ट्रेट बाई अरेंजमेंट सोन। हमारी बुक में अरेंजमेंट बना के दे रखा है। एक कर्व सरफेस है, उसके पास हमने एपर फोकस पर घड़ी रखी हुई है और एक फनल लगा के रखा हुआ है। दूसरे कन्वेस दो हमने मिरर लिए असल में, दो कण के मिरर लिए, एक पे हमने घड़ी रखी है और दूसरे कण के मिरर के पास हमने फनल लगा रखा है उसके फोकस के पास, और उसका फोकस हमने F2 लिया है और दूसरे मिरर को M2 लिया है। नाउ टिक 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 की जो साउंड है वो एक मिरर से स्ट्राइक होती है और स्ट्राइक होने के बाद पैरेलल ट्रेवल करती है और दूसरे मिरर से स्ट्राइक करती है और पैरेलल होकर के दूसरे मिरर के फोकस पर आकर के मिल जाती है, और दूसरे फोकस पे आकर जब मिलती है या जहाँ पे हमें मैक्सिमम साउंड सुनाई देता है वही उसका दूसरे मिरर का M2 मिरर का फोकस होता है और उस पर हम मैक्सिमम साउंड सुन पाते हैं। द टिक साउंड और वॉच इज नॉट ऑडिबल एट एवरी पॉइंट, लेकिन हर पॉइंट पे ऑडिबल नहीं होती। एंड साउंड विल स्टार्ट फ्रॉम द वॉच ऑफ फोकस F1 गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम M2 और मैक्सिमम वहाँ पर सुनाई देती है वेयर द फोकस ऑफ M2 मिरर इज लाइट। जहाँ पे फोकस होता है M2 मिरर का वहाँ पर हमें ये साउंड मैक्सिमम सुनने को मिलती है। नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव एट द रिजिड बाउंड्री ऑफ क्लोज एंड या टेंशन मीडियम। जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो होते हैं क्लोज बाउंड्री और क्लोज एंड के बीच में कैसे देखने को मिलती है, इसे समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। लेट अस कंसीडर स्ट्रिंग। हम एक स्ट्रिंग लेते हैं हुज वन एंड इज फिक्स्ड विद द बॉल, जो इसका एक एंड जो है बॉल के साथ हमने फिक्स कर दिया है। व्हेन द पल्सेस फ्रॉम द फ्री एंड अराइव एट द फिक्स्ड एंड, जब पल्सेस जो होती हैं एक फ्री एंड से अराइव होती हैं, लेट इट एक्सर्ट अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉल, वो एक अपवर्ड फोर्स लगाते हैं बॉल के ऊपर, एंड द बॉल एक्सर्ट एन अपोजिट फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड ऑन द स्ट्रिंग, और फिर बॉल जो होती है उस पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती है। दिस फोर्स प्रोड्यूस अ पल्स एट द सपोर्ट, और ये फोर्स होती है पल्सेस पैदा करती है इन अ सपोर्ट विच ट्रेवल बैक ऑन द स्ट्रिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन इंसिडेंट पल्सेस। और वो जो कंप्रेशन पैदा होते हैं, वो जो फोर्स पैदा होती है बॉल के पास, वो अपोजिट होती है और मैग्नीट्यूड में इक्वल होती है ऑन द इंसिडेंट पल्सेस पर। एज द स्ट्रिंग इज फिक्स एट रिजिड सपोर्ट, जैसा हम पता है स्ट्रिंग जो होती हैं फिक्स होती हैं रिजिड सपोर्ट पर, देयरफॉर नो डिस्प्लेसमेंट एट सपोर्ट। ऐसी कंडीशन में कोई डिस्प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलता हमें। देयरफॉर द रिफ्लेक्टेड एंड इंसिडेंट पल्सेस मस्ट हैव अपोजिट साइन, इसलिए रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट पल्सेस जो होती हैं उन दोनों के पास अपोजिट साइन होते हैं, और सो एज कैंसल ईच अदर एट दैट पॉइंट, सो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं एक पॉइंट पर। जैसे हम कंक्लूड करते हैं, वी कंक्लूड दैट द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ट्रैवलिंग वेव एट अ रिजिड बाउंड्री विल ऑकर विद द फेज रिवर्सल विद द फेज डिफरेंस ऑफ 180, मतलब जिस डायरेक्शन जाती है उसी के अपोजिट डायरेक्शन में लौट के साउंड आ जाती है। In this case, when the reflection occurs at the end of closed pipe, the pulses of compression are reflected backward as the pulses of compression. जैसे ही पल्सेस हम एक क्लोज बॉक्स के अंदर जोर से कंप्रेशन करते हैं तो दूसरे डायरेक्शन से बैकवर्ड पल्सेस आते हैं और वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव टू एन ओपन बाउंड्री और ओपन एंड, हमने भी क्लोज एंड के बारे में देखा, लेकिन अगर एंड ओपन हो तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में किस तरह की साउंड हमें सुनने को मिलेगी। तो इसे समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। एक स्ट्रिंग हुज वन एंड टाई विद द रिंग,
स्ट्रिंग लेते हैं जिसका वन एंड हमने टाई कर दिया रिंग से, एंड विच स्लाइड अप एंड डाउन, जो कि अप एंड डाउन स्लाइड कर सकता है विदाउट एनी फ्रिक्शन ऑन अ वर्टिकल रॉड, बिना किसी फ्रिक्शन के एक वर्टिकल रॉड पर। व्हेन अ पल्स फ्रॉम फ्री एंड, एक पल्सेस जो होती हैं फ्री एंड से पैदा होती हैं और द स्ट्रिंग अराइव एट दिस एंड, जब इस एंड पे पड़ती हैं द रिंग मूव, तो रिंग जो होती है मूव करना स्टार्ट कर देती है से अप द रॉड। एज द रिंग मूव, जैसे रिंग मूव करती है इट पुल ऑन द स्ट्रिंग, एक जो स्ट्रिंग होती है पुल लगाती है, स्ट्रेच द स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग को स्ट्रेच करती है, एंड रिफ्लेक्टेड पल्सेस विद द सेम साइन एंड एम्पलीट्यूड एज इंसिडेंट पल्स इज प्रोड्यूस, और उसका सेम साइन होता है जैसा कि इंसिडेंट पल्सेस पर प्रोड्यूस हुआ था। द रिफ्लेक्टेड एंड इंसिडेंट पल्स reinforce each other, creating maximum displacement from the end of string, और एक कोशिश करते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लगाया जा सके ऑन द एंड ऑफ द स्ट्रिंग विच इज ट्वाइस द एम्पलीट्यूड ऑफ इंटरिंग पल्सेस, और वो दोगुना होता है जो वेव हमने स्ट्रिंग करके पैदा की थी उसके अंदर, उस वेव से दोगुना एम्पलीट्यूड उसमें पैदा होता है। हेंस इन केस ऑफ ट्रांसफर वेव के केस में द रिफ्लेक्शन एट एन ओपन बाउंड्री ऑकर विदाउट एनी फेज चेंज, जो रिफ्लेक्शन होता है बिना किसी फेज चेंज के हमें देखने को मिलता है। साउंड वेव के केस में व्हेन रिफ्लेक्शन ऑकर एट द एंड ऑफ ओपन पाइप, ए पल्स ऑफ कंप्रेशन रिफ्लेक्टेड, ए पल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। कंप्रेशन सीधे चले जाते हैं, लेकिन कंप्रेशन जो होते हैं सॉलिड पाइप के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में रेयर फ्रैक्शन के फेज को बैकवर्ड थ्रो करता है, बैकवर्ड पहुंचाता है। इस तरह की कंडीशन जो ओपन पाइप होते हैं। व्हेन द बाउंड्री इज नॉट कंप्लीट रिजिड, जब बाउंड्री कंप्लीट रिजिड नहीं होती और रिफ्लेक्शन ऑकर एट द इंटरफेस बिटवीन टू इलास्टिक मीडियम, ए पार्ट ऑफ वेव इज रिफ्लेक्टेड एंड पार्ट इज ट्रांसमिटेड इनटू सेकंड मीडियम। तो ऐसी कंडीशन में एक पार्ट जो होता है रिफ्लेक्टेड बैक हो जाता है और एक पार्ट सेकंड मीडियम में ट्रांसफर हो जाता है, एंड द ट्रांसमिटेड वेव इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड वेव, और जो वेव ट्रांसमिट हो जाती है उसे हम रिफ्लेक्टेड वेव कहते हैं, और ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहलाता है। टू एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव और रिजिड ओपन बाउंड्री मैथमेटिकली हम उसे डिफाइन कर सकते हैं वाई एक्स टी इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ रिजिड बाउंड्री द डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स, जब वो रिजिड बाउंड्री से या क्लोज बाउंड्री से स्ट्राइक करती है तो उसकी डायरेक्शन रिजिड चेंज हो जाती है। तो y इक्वल टू एक्स टी इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स पाई के बराबर होती है। सम इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन साउंड। हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो हमारे साउंड का इंपॉर्टेंस दिखाती हैं। पहला, ईयर टर्म ऑन हियरिंग एड्स यूज्ड बाय द पीपल हु आर हार्ड टू हियर। ईयर ड्रम जो होते हैं यूज़ किए जाते हैं पर्सन्स के द्वारा, ईयर ड्रम जो होते हैं यूज़ किए जाते हैं लोगों के द्वारा जो लोग ऊंचा सुनते हैं या सही से सुन नहीं पाते। स्टेथोस्कोप डॉक्टर के द्वारा यूज़ किया जाता है, वो भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बेसिस पर ही वर्क करता है। स्पीकिंग ट्यूब जो होते हैं, या हॉर्न बल्ब जो होते हैं, या मेगाफोन होते हैं, ये सब भी इसी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर ही वर्क करते हैं। रिफ्लेक्शन बोर्ड आर फिक्स बिहाइंड द स्पीकर। रिफ्लेक्टिंग बोर्ड जो होता है वो एक स्पीकर के पीछे लगाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साउंड ऑडियंस तक पहुंच सके। ये भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के ऊपर ही वर्क करता है। एंड फिनोमेना ऑफ इको, जो इको की फिनोमेना होती है वो भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर ही वर्क करती है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। हम चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या होता है। ये प्रिंसिपल हमें हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए कि अगर दो या दो से ज़्यादा वेव किसी इंडिविजुअल वेव पर ओवरलैप हो रही हैं तो रिजल्टेंट वेव क्या होगी, रिजल्टेंट क्या होगा। तो इसके अकॉर्डिंग व्हेन अ नंबर ऑफ वेव मीट्स साइमल्टेनियसली एट अ पॉइंट ऑफ मीडियम, then net displacement at a given time is equal to algebraic sum of each wave at that time। अगर बहुत सारी वेव एक पॉइंट पा करके मीट कर रही हैं तो जो नेट मूवमेंट होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, उन सभी वेव का एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं
दो वेव जो कि ट्रेवल करती हैं स्ट्रेटली इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग और इन अपोजिट डायरेक्शन। स्ट्रेच स्ट्रिंग में अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। दे मीट एंड पास थ्रू ईच अदर, ये आपस में मिलती हैं और पास हो जाती हैं। एंड मूव इंडिपेंडेंटली, और इंडिपेंडेंटली मूव करती रहती हैं। ईच पिक्चर डिस्प्लेस द रिजल्टेंट वेव फॉर्म इन द स्ट्रिंग एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव ये इंप्लाई करता है कि इन सब वेव का ओवरलैप जो होता है वो नेट सम के बराबर होता है। जैसे कि दो वेव हैं y1 xt और y2 xt, तो जो नेट वेव होगी बाई xt, y1 xt प्लस y2 xt के सम के बराबर होगी। इन जनरल हम कह सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ वेव जैसे y1 इक्वल टू f1 x माइनस bt, y2 f x माइनस bt, yn f n x माइनस bt के बराबर हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेव जो हमें मिलेगा सिग्मा f i x i bt, सिग्मा i इक्वल टू 1 to n तक। अगर हम इन्हें साइन ऑफ क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में लेते हैं तो अगर हमारी पहली वेव जो है वो y एक्स टी इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, और बाई दूसरी वेव जो बाई टू एक्स टी आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव के बराबर है। तो अकॉर्डिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बाई जो होगा बाई वन एक्स टी प्लस बाई टू एक्स टी बराबर होगा, और आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव के बराबर होगा। और जब इनको हम ऐड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलती हैं साइन अल्फा और साइन फाइव। अगर इनके एंगल को साइन अल्फा और साइन फाइव मानते हैं तो 2 cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 साइन अल्फा प्लस बीटा होता है। और इस बेसिस पर अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलती है y एक्स टी इक्वल टू 2r cos फाइव 2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव अपॉन 2 के बराबर हमें वैल्यू मिलती हैं इनकी। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होते हैं। 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो होते हैं वो होते हैं स्टेशनरी वेव, बीट्स एंड इंटरफेरेंस ऑफ वेव। इनको हम ब्रीफली वन बाय वन करके समझेंगे। We shall briefly describe first 2 application, third we will discuss in class 12, और थर्ड को हम क्लास 12 में समझेंगे। अभी हम केवल 2 को समझेंगे, स्टेशनरी वेव और बीट्स को। प्रिंसिपल सुपर इम्पोजिशन अप्लाई इक्वल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑल्सो। जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर भी अप्लाई होता है। एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सीज टू अप्लाई व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ मैकेनिकल वेव आर टू लार्ज। जब एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं करते। इन दिस केस द शॉक वेव जनरेट इन बल्क एक्सप्लोजन। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द वेव मोशन इज प्रेफरेंस इट्स इंडिविजुअल while traveling through a medium or space. Each wave behave as if it nothing to do with other wave. एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं रेडियो वेव आर डिफरेंट स्टेशन हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एंटीना व्हाट आवर टीवी एंड रेडियो सेटअप पिक अप द डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। इन ऑर्केस्ट्रास डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर प्लेड। We call however defect the note or sound produced in the individual instruments. अब हम वन बाय वन करके समझते हैं स्टेशनरी वेव और बीट्स के बारे में। सबसे पहले चलते हैं हम स्टेशनरी वेव्स के बारे में। क्या होती हैं ये स्टेशनरी वेव्स? स्टेशनरी वेव को हम स्टैंडिंग वेव भी कहते हैं। When two set of progressive wave train of the same type, mean to say both longitudinal या both transversal, मतलब कि दो प्रोग्रेसिव वेव्स जो उनको सेम टाइप की हों, या तो दोनों लॉन्गिट्यूडनल हो या दोनों ट्रांसवर्स हों, हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ।
ट्रैवलिंग विद सेम स्पीड। ये सब उनकी सेम होना चाहिए, सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए, सेम पीरियड टाइम पीरियड होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ जिससे वो ट्रैवल कर रही हैं विद सेम स्पीड अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन इन अपोजिट डायरेक्शन। देन सुपर इम्पोज अ न्यू सेट ऑफ वेव आर फॉर्म। तो न्यू सेट ऑफ वेव फॉर्म बन होता है जिसे हम स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जब दो सेट ऑफ वेव, चाहे वो दोनों लॉन्गिट्यूडल हों या दोनों ट्रांसवर्स हों, वो और उनका सेम मैग्नीट्यूड, सेम एम्पलीट्यूड, सेम वेवलेंथ होती है और वो ट्रैवल करते हैं इन अ स्ट्रेट लाइन इन अपोजिट डायरेक्शन सुपर इम्पोज। तो ऐसी कंडीशन में न्यू सेट ऑफ वेव फॉर्म होता है जिन्हें हम स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव कहते हैं। तो रिजल्टेंट वेव डज नॉट प्रोपोगेट इन एनी डायरेक्शन। जो रिजल्टेंट वेव होती है, जो रिजल्टेंट वेव बनती है, वो किसी डायरेक्शन में प्रोपोगेट नहीं करती, नॉर दे ट्रांसफर एनर्जी इन एनी मीडियम, और वो किसी भी डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफर नहीं करती। इन द स्टेशनरी वेव देयर आर सर्टेन पॉइंट ऑफ द मीडियम। स्टेशनरी वेव के अंदर सर्टेन पॉइंट ऑफ मीडियम होते हैं विच आर परमानेंटली रेस्ट, जो कि परमानेंटली एट रेस्ट होते हैं, वो बिल्कुल चेंज नहीं होते। एंड देयर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो ऑल थ्रू आउट, और उनका डिस्प्लेसमेंट जो होता है जीरो होता है हर पॉइंट पर, एंड इन पॉइंट को नोड्स कहते हैं। Similarly, there are some other points which vibrate about the mean position with large amplitude. और इसी तरीके से कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं, तो ऐसे पॉइंट को हम एंटी नोड कहते हैं। जो पॉइंट डिस्प्लेसमेंट जीरो रहता है उन्हें बोलते हैं नोड्स, और जिनका लगातार डिस्प्लेसमेंट चेंज होता रहता है उन्हें बोलते हैं एंटी नोड्स। टू टाइप ऑफ स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव जो होती हैं दो तरह की होती हैं। Wave are formed as a resultant of superposition of two identical longitudinal waves traveling in opposite direction. एक longitudinal स्टेशनरी वेव वो होती हैं जिसमें सुपर इम्पोजिशन होता है दो आइडेंटिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का, इन जो कि अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस इन ऑर्गन पाइप एंड एयर कॉलम ऑफ द रेजोनेंस ट्यूब apparatus आर लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। जो स्टेशनरी वेव ऑर्गन पाइप में प्रोड्यूस होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव का एग्जांपल है। ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल ट्रांसवर्स वेव ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव जो होती हैं बनती हैं सुपर इम्पोजिशन होने से दो आइडेंटिकल ट्रांसवर्स वेव की, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। और स्टेशनरी वेव जो होती है प्रोड्यूस होती है वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के अंदर, जो कि सोनोमीटर होता है। सोनोमीटर में जो वाइब्रेटिंग ट्रांसवर्स बनते हैं वो ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव का एग्जांपल है। फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इन स्ट्रिंग। किस तरीके से बनती है फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रिंग वेव इन स्ट्रिंग के अंदर, देखते हैं स्टेशनरी वेव कैसे बनती है स्ट्रिंग के अंदर। इसके लिए हम कॉन्स्टेंट देखते हैं, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट टू एंड्स। एक स्ट्रिंग लेते हैं जो दो एंड पर फिक्स है। सपोज बी सेंड अ कंटिन्यूअस साइनसोइडल वेव, और हमने साइनसोइडल वेव जो है वहाँ पे सेंड की सर्टेन फ्रीक्वेंसी टुवर्ड द राइट, कुछ फ्रीक्वेंसी राइट साइड में। ऑन रीचिंग द राइट एंड, जब वो राइट एंड पे पहुँचती हैं तो ये रिफ्लेक्टेड हो जाती हैं एंड बिगिन टू ट्रेवल टू द लेफ्ट, और फिर वो लेफ्ट साइड में ट्रेवल करना स्टार्ट कर देती हैं। और ऐसी कंडीशन में ट्रेवलिंग टू लेफ्ट एंड ओवरलैप द वेव ट्रैवलिंग टू राइट, और ये ओवरलैप करना स्टार्ट कर देती हैं जो उन वेव से जो राइट साइड में ट्रैवल कर रही थी। एंड व्हेन द वेव ट्रैवलिंग टू लेफ्ट रीच टू लेफ्ट एंड इट गेट रिफ्लेक्ट अगेन एंड न्यूली रिफ्लेक्टेड रे ट्रैवल टू राइट, और जैसे ही राइट साइड लेफ्ट साइड के एंड पर पहुंचती हैं तो दोबारा से रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं और राइट साइड में चलना स्टार्ट कर देती हैं। एंड इस तरीके से द ओवरलैपिंग ऑफ वेव गोइंग टू द लेफ्ट, और इस तरीके से ओवरलैपिंग ऑफ वेव होना स्टार्ट हो जाता है। एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यू एंड सून वी हैव ओवरलैपिंग वेव व्हिच इंटरफेयर विद ईच अदर, और ये प्रोसेस जो होती है कंटिन्यू हो जाती है एज सून हैज ओवरलैपिंग ऑफ वेव आर इंटरफेयर विद वन अनदर, जब तक वो इंटरफेयर नहीं करते। हमारी बुक में हमें दिखा रखा है ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव जो ट्रेवल कर रही है स्ट्रिंग से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट
वाई ए थिन कर्व, एक थिन कर्व के द्वारा हमें नोटिस की दिखाई गई है कि एक वेव जो है ट्रेवल कर रही है लेफ्ट टू राइट, और इस वायर को हमने रिफ्लेक्टिंग वायर को फिक्स पॉइंट पे एन एस माना। दिस एंड एक्ट एज द डेंसर मीडियम, और इस एंड को हमने डेंसर मीडियम की तरह लिया है। देयरफॉर द रिफ्लेक्टेड वेव ट्रेवल ऑन द स्ट्रिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट विदाउट चेंज ऑफ द टाइप। इसी वजह से जो रिफ्लेक्टेड रे होंगी वो राइट टू लेफ्ट ट्रेवल करेंगी विदाउट चेंज ऑफ एनी टाइप, उनमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आएगा। जो राइट टू लेफ्ट गई थी वेव और रिफ्लेक्ट होकर लेफ्ट टू राइट आ रही है विदाउट एनी चेंज, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाई डॉटेड लाइन, और हमने इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। डार्क लाइन से वो जो लेफ्ट से राइट गई, और डॉटेड लाइन से उसको हम रिप्रेजेंट किया जो लेफ्ट से राइट की तरफ आ रही है। इफ यू अज्यूम दैट there is no loss of energy on reflection, the amplitude of reflection will be same as that of incident। अगर हम ये मान के चलते हैं कि एम्पलीट्यूड के दौरान या कोई भी चेंज नहीं आया या रिफ्लेक्शन के दौरान कोई भी चेंज नहीं आया, तो उस या कोई भी एनर्जी में लॉस नहीं हुआ, तो ऐसी कंडीशन में जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्टिव वेव विल बी सेम एज दैट ऑफ इंसिडेंट वेव। इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड और रिफ्लेक्टिव वेव का जो एम्पलीट्यूड है दोनों सेम रहेंगी। The incident and reflected wave traveling in opposite direction superimposes, and according to superposition principle, the resultant displacement at any point on the string is equal to vector sum of individual displacement at that point। और वेक्टर सम जो हमें मिलेगा इंडिविजुअल वेव का सम करने से हमें मिलेगा at any point according to superposition principle। तो at point टी पॉइंट पे हम देखते हैं कि क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन द क्रस्ट ऑफ अनदर वेव एंड ट्रप ऑफ वन वेव फॉल ऑन ट्रप ऑफ अनदर वेव। तो इस कंडीशन में द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एट एवरी पॉइंट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। तो हर पॉइंट पर रिजल्टेंट होगा सम होगा इनका। तो रिजल्टेंट वेव रिप्रेजेंट बाई थिक एंड डॉटेड लाइन, तो रिजल्टेंट वेव जो होगी थिक और डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट की जाएगी। एंड हमने ऑब्जर्व जो किया उन पॉइंट को हमने n1 n2 n3 n5 किया, इज जीरो। वी ऑब्जर्व दैट डिस्प्लेसमेंट जो हमें मिला है वो जीरो मिला है, एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय नोड्स, और उन्हें हम नोड्स के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। एंड डिस्प्लेसमेंट a1 a2 a3 आर मैक्सिमम एंड दीज आर एंटी नोड्स। a1 a2 एंड a3 जो हैं उनका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, इसलिए वो एंटी नोड्स हैं, और जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो था वो एंटी नोड्स हैं। एट टाइम t/4 जब टाइम आता है तो इंसिडेंट वेव हैज ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ λ/4 टू राइट एंड रिफ्लेक्टिव वेव हैज ट्रेवल अ इक्वल डिस्टेंस λ/4 टू लेफ्ट ऑन द स्ट्रिंग, जैसा हमने उसमें दिखा रखा है। वी फाइंड ए क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन द ट्रफ, तो हम देखते हैं एक क्रस्ट जो होता है दूसरे ट्रफ पे फॉल कर रहा है, एंड द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट ईच पॉइंट बिकम जीरो, और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो आ रहा है वो हर पॉइंट पे जीरो आ रहा है। तो तब हम कह सकते हैं एट t/4 टाइम ऑल पार्टिकल ऑफ द मीडियम क्रॉस देयर मीन पोजीशन साइमल्टेनियसली। अगर हम लेते हैं टाइम t/2 पर, तो इंसिडेंट वेव हैज ट्रेवल अ डिस्टेंस λ/2, जो इंसिडेंट रे हैं वो डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं λ/2 टू द राइट, एंड रिफ्लेक्टेड wave had travel a equal distance λ/2 to the left on the string as shown in the figure। तो ऐसी कंडीशन इक्विवेलेंट पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू नोड्स, जो इक्विवेलेंट पाथ डिफरेंस है दोनों नोड्स के बीच में λ/2 और λ/2 का पाथ डिफरेंस है दोनों ही वेव के बीच में। Therefore the crest of one wave fall on the crest of other wave and trough of one wave fall on the trough of another wave। इस कारण से द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंट बाय थिक लाइन, तो इसलिए रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो है थिक लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है और एक बड़ी लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। एट टाइम t/4 तो इंसिडेंट वेव ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 3λ/4, जो इंसिडेंट रे हैं वो डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं 3λ/4 का टू द राइट साइड में, एंड द रिफ्लेक्टेड वेव ट्रेवल द सेम डायरेक्शन ऑन द स्ट्रिंग टू द लेफ्ट। The equivalent path difference between the curve is equal to 3λ/4 plus 3λ/4 to 3λ/2, and resultant displacement at all the point is zero।
और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होता है बाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, हर पॉइंट पर हमें 0 मिलता है एंड इज रिप्रेजेंटेड बाई थिक हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस थिक हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं. All particle passing simultaneously through their mean position but in a direction opposite to direction at t. जितने भी पार्टिकल होते हैं सब पार्टिकल मूव करते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं at time t equal to t. तो at each of the incident reflected ray have travel equal to one full wavelength lambda. The right and to the left of the string respectively. The equivalent path difference in between two wave lambda plus lambda 2 lambda होता है. Association is same as that of t equal to 0. और ये association बिल्कुल सेम होती है जब टाइम t equal to 0 होता है. Now characteristics of sound wave और stationary wave. जो stationary wave होती हैं उनका करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं अब हम ये देखेंगे. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी वेव आर एज फॉलो. डिस्टर्बेंस इज कन्फाइंड टू द पार्टिकल रीजन बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड रिफ्लेक्टिंग पॉइंट ऑफ वेव. तो डिस्टर्बेंस होता है वो कन्फाइंड किया जाता है टू पार्टिकल रीजन बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड रिफ्लेक्टिंग पॉइंट ऑफ द वेव. देयर इज नो onward motion of the disturbance both particle to the adjoint particle and so on beyond the particle region. एक पार्टिकल रीजन के बियॉन्ड कोई भी बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलता. टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेशनरी वेव इज ट्वाइस द एनर्जी ऑफ ईच इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव. जो टोटल एनर्जी होती है वो ट्वाइस होती है with the stationary wave जो कि सम होता है इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे का. What there is no flow of transfer of energy along stationary wave. लेकिन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विद stationary wave नहीं होता है, कोई फ्लो में देखने को नहीं मिलता. There are certain point in a medium in the standing wave which are permanently at rest. कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं वेव के अंदर जो परमानेंटली रेस्ट की कंडीशन में होते हैं और ऐसे पॉइंट को नोड्स कहते हैं. एंड डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स, दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच डिस्टेंस होता है लैम्डा बाई 2 का होता है. एंड देयर आर सर्टेन पॉइंट इन अ मीडियम इन अ स्टैंडिंग वेव द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन विच इज मैक्सिमम, जहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो होता है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है और ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं एंटी नोड्स. एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स इज ऑल्सो लैम्डा बाई 2, और दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच में भी डिस्टेंस होता है लैम्डा बाई 2 होता है. एंटी नोड लाई बिटवीन द सक्सेसिव नोड्स, जो एंटी नोड्स होते हैं सक्सेसिव नोड के बीच में लाई करते हैं. एंड डिस्टेंस इन बिटवीन नोड्स एंड एंटी नोड्स इज लैम्डा बाई 4, और डिस्टेंस जो होता है नोड और एंटी नोड के बीच में लैम्डा बाई 4 के बराबर होता है. इन एन स्टैंडिंग वेव, एक स्टैंडिंग वेव के अंदर द वेव स्प्लिट इनटू नंबर ऑफ सेगमेंट. जो स्टैंडिंग वेव के अंदर जो एक वेव होती है नंबर ऑफ सेगमेंट में डिवाइड होती है. ईच सेगमेंट इज वाइब्रेट अप एंड डाउन एज होल, और हर सेगमेंट जो होता है अप एंड डाउन वाइब्रेट करता रहता है. And all the particle in one particle segment vibrate in the same page. एक पार्टिकल जो सेम सेगमेंट में होते हैं वो सेम पेज में वाइब्रेट करते हैं और दूसरे पार्टिकल जो होते हैं सेम पेज में वाइब्रेट करते हैं. अगर अप जा रहे हैं तो सारे पार्टिकल एक सेगमेंट में अप जा रहे हैं, सारे पार्टिकल अप जाएंगे, और अगर सारे पार्टिकल डाउन जाते हैं सारे पार्टिकल डाउन जाएंगे. All the particles except those at node execute simple harmonic motion about their mean position at the same period of time. जितने पार्टिकल होते हैं जो नोड पर छोड़ करके सभी सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं अबाउट द मीन पोजीशन. एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल वेरी फ्रॉम 0 एट नोड एंड मैक्सिमम एट एंटी नोड. जितना भी एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड जो होता है पार्टिकल्स का वो नोड से एंटी नोड तक 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक जाते हैं. ट्वाइस ड्यूरिंग ईच वाइब्रेशन ऑल द पार्टिकल ऑफ द मीडियम पास साइमल्टेनियसली थ्रू देयर मीन पोजीशन. And wavelength and time period of the stationary wave are the same for the component wave. जो wavelength and time period होते हैं stationary wave के सेम रहते हैं जैसे component wave के होते हैं. And velocity of particle while crossing the mean position
vary from maximum at antinode and zero at node. जो नोड्स होते हैं, नोड डिवाइड द मीडियम इनटू टू सेगमेंट्स. जो नोड्स होते हैं डिवाइड करते हैं मीडियम को सेगमेंट्स के अंदर, एंड ऑल द पार्टिकल ऑफ मीडियम इन वन सेगमेंट वाइब्रेट इन द सेम पेज. और एक सेगमेंट के अंदर सारे पार्टिकल सेम पेज में वाइब्रेट करते हैं. व्हाट दीज पार्टिकल आर इन अपोजिट पेज. और ये सारे पार्टिकल जो होते हैं अपोजिट पेज के अंदर होते हैं विद अ पार्टिकल इन एडजेसेंट सेगमेंट. स्टेशनरी वेव पार्टिकल एट नोड आर परमानेंटली एट रेस्ट. जो पार्टिकल होते हैं नोड्स के ऊपर वो परमानेंटली रेस्ट की कंडीशन में होते हैं. देयर इज नो एनर्जी कैन ट्रांसमिट अक्रॉस देम. और कोई एनर्जी ट्रांसमिट नहीं होती नोड्स के पास. दैट इज एनर्जी ऑफ वन रीजन और सेगमेंट इज कंपाइंड इन दैट रीजन ओनली. इन स्टैंडिंग वेव द एम्पलीट्यूड ऑफ कंपोनेंट वेव आर नॉट इक्वल, तो रिजल्टेंट एट नोड विल बी minimum but not zero. Some energy will pass across the node and will be partially standing. Standing wave in string and normal mode of vibration. Analytic treatment. जैसा कि हमने देखा, organ pipe are the musical instrument. organ pipe जो होते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं which are used for producing musical sound, जो कि म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं by blowing air, एयर को ब्लो करके. लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव बनती हैं ऑन अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन लॉन्गिट्यूडनल वेव के कारण. जो ऑर्गन पाइप होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, क्लोज ऑर्गन पाइप एंड ओपन ऑर्गन पाइप. क्लोज ऑर्गन पाइप विच आर क्लोज एट वन एंड एंड ओपन टू अनदर एंड. मतलब ऐसे पाइप जो एक एंड से ओपन होते हैं दूसरे एंड से क्लोज होते हैं. एंड ओपन ऑर्गन पाइप विच आर ओपन एट बोथ एंड. ऐसे पाइप जो दोनों साइड से ओपन होती हैं. अब हमें जैसा पता है कि एक लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव जो कि एक क्लोज ऑर्गन पाइप में रखी गई है उसमें डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू एक्स टी इक्वल टू -2r साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी के बराबर होती है. रिकलेक्टिंग डेथ, इसे रिकलेक्ट करने पर वाई एक्स टी है रिप्लेस्ड बाई एस एक्स टी. तो रिकलेक्ट करने पर या कलेक्ट करने पर हमें वाई एक्स टी को हम एस एक्स टी से रिप्लेस कर देते हैं, रिप्रेजेंट लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव, ताकि हम एक लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव को रिप्रेजेंट कर सकें.